हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल एंड दिस विल बी योर फोर्थ लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। ओके, देन मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड देन एंड करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ। इसका मैं ज़्यादा सेक्शन यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपको कोर्सेज वगैरह में एनरोल होना है तो आप कैसे रख सकते हो। देखो, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाओगे, फोरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी, ठीक है, आपको इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक्सप्लोर कोर्सेज सेक्शन मिलेगा, जिसमें जाके आप दोनों में से कोई भी बैच जाके ज्वाइन कर सकते हैं। NFSU NFAT यूजी का बैच है, वो आरएम बैच, और उसमें हम तीनों आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, हेमेंद्र सर, प्रियांशी मैम और मैं शुभम। ठीक है। साथ ही पीजी का बैच भी है, जो कि संकल्प बैच है, उसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यूजी और पीजी के दोनों बैचेस अवेलेबल हैं। और अगर आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं तो आप दोनों बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की टाइमिंग्स अलग हैं, टाइमिंग्स का कोई भी इशू नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारी PPTs, नोट्स, DPPs वगैरह, विद प्रैक्टिस टेस्ट, PYQs, एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। ओके। ठीक है, आप इस तरीके से जाके यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं और आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देन यू विल प्रोवाइड योर ऑल द डिटेल्स एंड आफ्टर पेइंग द फी यू विल रिसीव अ confirmation email within 48 hours. Now let's get back to our lecture. Okay, so let's begin. इसका मैंने आपको बैचेस की डिटेल दे दिया। इसके अलावा अगर आपको नोट्स वगैरह का या फिर और भी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके एक्सेस चाहिए तो आप क्रेयॉन्स ऐप पे जाके फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मैम के साथ एक 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अपने लेक्चर में स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स के साथ। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट स्क्रीन विजिबल हो। ओके, लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम बेसिकली चार कैटेगरीज में मेनली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देन सेकंड एडिशन रिएक्शंस, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये सारी रिएक्शंस के एग्जांपल्स और इसकी जो मैकेनिस्टिक पार्ट है, सारी डिटेल्स हम लोग क्लास 12th के पोर्शन में पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम रिस्पेक्टिव फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो जो रिएक्शंस होती है वो पढ़ते हैं, लाइक हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है। लेट्स बिगिन विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, हमको एक सबस्ट्रेट दिया होता है जिसमें एक ग्रुप प्रेजेंट होता है विच हैज अ गुड लीविंग टेंडेंसी। इसका मतलब कि ये ग्रुप यहाँ से लीव करना चाहता है अच्छे से। अब ये लीव करना चाहता है तो ये कैसे लीव करेगा, वेदर एज कैटायन और एनायन, वो डिपेंड करता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब जैसे क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड है, इट इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट विल लीव एज Cl-। ओके। लेकिन ये लीव तभी करता है जब कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और इस तरीके से ये Cl- यहाँ से हट जाएगा, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, देखो, OMe इस सेंटर से अटैच मिल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये कैटायन जुड़ा हुआ था, तो ये एज अ साइड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पर OMe ने सब्स्टिट्यूट कर लिया है। Me मीन्स मिथाइल, राइट? OCH3 OMe, सेम थिंग। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो भी हमने रिएक्टेंट डाला है अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, वो सिंपली जाके ऐड हो जाता है। नथिंग गेट्स सब्स्टिट्यूटेड बट इट इज एडेड। देखो, यहाँ पर एक ऐड हुआ फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर निकला भी, है ना, क्लोरीन निकला, OMe ऐड हुआ, इसलिए सब्स्टिट्यूशन। एडिशन रिएक्शन में जो भी डालेंगे वो सबका सब जाके जुड़ जाएगा, निकलेगा कुछ नहीं। तो ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन गिवन है,
इसमें जैसे ही हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br2 डालते हैं, तो ये जाके एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से, और Br जाके यहाँ पे जुड़ जाता है। देखो कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं निकला। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सब कुछ एलिमिनेट होता है, जुड़ता कुछ नहीं है। कैसे होगा, देखो एक एल्काइल हैलाइड दी है इन बेसिक कंडीशंस अलोंग विथ हीट। This reaction we will study in hydrocarbons also, and in haloalkanes and haloarenes also. It is known as dehydrohalogenation. What is it called? Dehydrohalogenation. Okay. What happens? This NaOH ये क्या करता है, एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करती है, एंड क्लोरीन गैस इजेक्टेड आउट। सो द फाइनल प्रोडक्ट वी विल रिसीव इट इज एल्कीन। क्लियर? इस तरीके से हमको एलिमिनेशन रिएक्शंस देखने को मिलती है। अगेन इसके अंदर मैकेनिज्म्स है, E1 है, E2 है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में SN1 है, SN2 है। ये सारी चीजें हम लोग जब मैं आपको लाइव लेक्चर्स के दौरान पढ़ाऊंगा तब हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, और क्लास 12th के सेक्शन में तो और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है फ्रॉम सबस्ट्रेट। जैसे अभी रिएक्शन में ये हमारा सबस्ट्रेट है, जैसे हमने इसको वाटर दिया, ये क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव करेगा। जैसे ही यहाँ से ब्रोमीन लीव किया, एक कार्ब कैटायन का जनरेशन हो जाएगा। लेकिन अभी H2O इस पे अटैक नहीं करके पहले ये सिस्टम इंटरनली स्टेबलाइज होगा। ठीक है, दिस अटैक डज नॉट अकर फर्स्ट। फर्स्ट व्हाट हैपेंस, दिस सिस्टम ट्राइज टू स्टेबलाइज बाय इटसेल्फ। ठीक है, जैसे हमारे घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम पहले घर में उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करते हैं, है ना, एक दूसरे से हेल्प करवाते हैं या कुछ भी करते हैं। फिर अगर हमारे घर वालों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, देन वी गो टू आउटसाइड सोर्सेस, राइट। सिमिलरली मॉलिक्यूल ट्राइज टू स्टेबलाइज बाय इटसेल्फ फर्स्ट। तो वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करके या कैसे भी करके इस कार्ब कैटायन को मैक्सिमली स्टेबलाइज करेगा। The carb cation which is present right now, it is a 2 degree carb cation, and the system, this organic moiety knows कि ये अगर इस सेंटर पे चला गया तो ये 3 डिग्री कार्ब cation हो जाएगा, and it will be exceptionally stable. तो it will be more stable. तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस सेंटर पे मूव कर जाएगा। आफ्टर इट मूव्स टू दैट सेंटर, ये बन जाता है कुछ इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाता है। ओके, ये मिथाइल तो पहले ही था। नाउ ये 3 डिग्री कार्बकेटाइन है, इट इज द हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बकेटाइन। तो यहाँ पर H2O जाके अटैक कर देगा, और देखो इसीलिए हमको प्रोडक्ट में जो OH है वो इस सेंटर पे मिला है, 2 सेकंड कार्बन पे, ना कि थर्ड कार्बन पे जिससे डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच था। और ये क्यों हुआ है, बिकॉज द सिस्टम हैज रीअरेंज्ड इटसेल्फ। इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, आई होप अंडरस्टैंड, आई होप यू गॉट दिस वन। एंड अगर आप कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इतना ही था। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्यूरिफिकेशन करने के क्या क्या मेथड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। सबसे पहले सब्लिमेशन, देन क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन सबका आइडिया दे देता हूँ। लेट्स बिगिन विद सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन हमको सबको पता है क्या होता है, जब कोई सॉलिड कंपाउंड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाए विदाउट अंडरगोइंग थ्रू अ लिक्विड ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, अब इससे हम सब्सटेंसेस को प्योर कैसे करेंगे, वही हमको थोड़ा समझना है। देखो, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि सब्लिमेट होने की टेंडेंसी रखता है, जैसे कि नेफ्थलीन बॉल्स या फिर सिंपल नेफ्थलीन, हम लोग घर पे ऐसे कपड़ों में के बीच में लगा के रखते हैं ना नेफ्थलीन बॉल्स, ताकि उसमें फोल स्मेल ना रहे या खराब स्मेल उसमें ना आए। वो डायरेक्ट डिसअपियर हो जाती है, वो कभी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती। उसमें एक नेफ्थलीन कंपाउंड रहता है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। लेट्स से आपके पास नेफ्थलीन, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज योर नेफ्थलीन। ओके, लेट्स से आपके पास ये कंपाउंड है बट इट इज इम्प्योर, और आपको इसको प्योर करना है, तो आप कैसे करोगे? क्या क्वेश्चन है कि क्या ये सब्लिमेशन से प्योर हो सकता है? आंसर इज यस। हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट देना चालू करते हैं।
ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ बीकर में नेफ्थलीन रख लिया, इसको ऊपर से कवर कर दिया और इसको हीट देना चालू किया। जैसे ही आप इसको थोड़ी सी भी हीट दोगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऊपर जाके सेटल होना चालू कर देगा। ठीक है, हम ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी सी आइस भी रख लेते हैं, ये जाके ऊपर होना सेटल होना चालू कर देता है, और जो इम्प्योरिटी होती है वो नीचे ही बैठी रह जाती है। इस तरीके से हम प्योर नेफ्थलीन ऑब्टेन कर लेते हैं विया सब्लिमेशन फ्रॉम नेफ्थलीन। ओके, ये भी एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक होगी। नेक्स्ट देखो, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, हम लोग एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करते हैं जिसमें अपना कंपाउंड, इम्प्योर वाला कंपाउंड स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस सॉल्वेंट में अपना इम्प्योर कंपाउंड जो कि जिसमें कि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, उसको डिसॉल्व करते हैं एट हाई टेम्परेचर। उसको हम थोड़ा हीट हीट कर करा के जैसे भी करके डिसॉल्व कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको उसके सैचुरेशन लेवल पे पहुंचा देते हैं। एक बार वो अपने सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, फिर हम उसको हीटिंग से हटा के कूल करना चालू कर देते हैं। अब क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो कूल करने पे वो क्रिस्टलाइज आउट होना चालू कर देता है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो उसी सॉल्वेंट में रह जाती है। इस तरीके से हम लोग अ, उसको सेपरेट कर लेते हैं फिल्टर करके, और अपना कंपाउंड जो है वो प्योर हो जाता है। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर काफी कंपैरेटिबल सॉल्युबिलिटीज वाली इंप्योरिटीज है, तो आपको रिपीटेड टाइम्स क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने कंपाउंड को प्योर कर पाओगे। हायर लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ने पर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिक्रिस्टलाइजेशन। इवन रिसर्च के अंदर भी रिक्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को यूज करते हैं। हमको पता है सारे लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिक्विड्स, दो लिक्विड्स मिक्स हो गए हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन। हम क्या करते हैं, वो लिक्विड के मिक्सचर को कुछ इस तरीके से एक पॉट में लेते हैं। ठीक है, एक आरबी में ले लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लिया, फिर इसको हम नीचे से हीट करना चालू करते हैं और इसमें कंडेंसिंग फ्लास्क अटैच कर देते हैं, कुछ इस तरीके से बेंट कंडेंसर। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, इधर कूल होके आएगा। जैसे इधर कूल होके आएगा, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ही लिक्विड यहाँ से यहाँ पे आ पाएगा, इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब डिस्टिलेशन से हम वॉलेटाइल लिक्विड को नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी से भी सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लिक्विड्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अच्छा खासा डिफरेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, द फेमस क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन मिक्सचर। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 334 केल्विन है, और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट 457 केल्विन है। इनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस है, इनको हम आराम से डिस्टिलेशन कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन के भी टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, एंड स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, और उसको एक्सपर्ट ही अपने प्रेजेंस में करते हैं। रिड्यूस प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड के बहुत हाई हो, लाइक 150 डिग्रीज, 200 डिग्रीज, 300 डिग्रीज। इस तरीके के लिक्विड्स जो होते हैं, उनको प्योरीफाई करने के लिए हमको प्रेशर भी रिड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, हम उन सब्सटेंसेस को प्योरीफाई कर सकते हैं इस मेथड से जो कि स्टीम वोलेटाइल होते हैं, जो कि स्टीम के साथ डिस्टिल आउट होके आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और टेक्निक पे, विच इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी डिटेल में हम लोग लाइव लेक्चर्स के दौरान पढ़ेंगे अच्छे से, तो अगर आपको पढ़ना है इस टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच को। क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली मीनिंग होता है कलर सेपरेशन। ठीक है, जब ये टेक्निक डिस्कवर हुई थी, तब ये इसी चीज के लिए डिस्कवर हुई थी कि हम कलर के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। अब बाद में जाके ये फिर प्योरिटी से रिलेटेड हुई, और बहुत सारे अब तो वेल स्टडीड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, मतलब टेक्निक हो चुकी है ये क्रोमेटोग्राफी।
दो टाइप्स की होती है मेनली, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली दो टाइप्स, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन। एड्सॉर्प्शन के अंदर भी ये दो टाइप्स हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। दोनों ही आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक क्वेश्चन पक्का है क्रोमेटोग्राफी से, पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन इस पूरे सेगमेंट से पूछा जाता है, जो कि आपका प्यूरिफिकेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाला ना, इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एनएफएटी वाले में। ठीक है, तो आपको इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर इसको डेप्थ में पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लो बैच। अगला देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव में हाँ जो भी है स्पेलिंग चेक कर लेना। क्वांटिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि वो कितना प्रेजेंट है, समझ रहे हो। क्वालिटेटिव में हम लोग फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ एक हीटिंग करके, जिससे हमको CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और फास्फोरस, इनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं लेजेनेस टेस्ट से। ये मैं डिटेक्ट में आपको लेक्चर्स के दौरान ही पढ़ाऊंगा। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जैसे नाइट्रोजन की डिटेक्शन की जाती है ड्यूमास मेथड एंड जेल्डॉल्स मेथड से, और हेलोजेंस के लिए होता है कैरियस मेथड। इसके अलावा भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपको आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके कैसे करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।